हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद। ये वीडियो है रिगिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। रिगिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ये बताता है कि कार्यस्थल पर क्या करें कि दुर्घटना रहित रहे हमारा जो कार्यस्थल है वो। तो आइए इस बारे में और भी बातें करते हैं। रिगिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस में इंश्योर दैट द लोड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द मेटल मेस। अगर आप मेटल मेस, चेन स्लिंग, वेब स्लिंग या वायर रोप स्लिंग किसी से भी उठा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के पूरे लेंथ के अक्रॉस ये लोड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक सिलिंड्रिकल पाइप है या सिलिंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है जिसे उठाया जा रहा है वायर में स्लिंग के द्वारा। तो इसे ऐसा लगाया गया है स्प्रेडर बीम के अक्रॉस इसका लोड पूरे तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये स्प्रेडर बीम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर में ये हुक लटका हुआ है। तो ये पूरा का पूरा लोड इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अक्रॉस इवनली दोनों तरफ में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस हुक के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ तो आप पाएंगे कि जितना भाग इस लाइन के दाईं ओर है उतना ही भाग बाईं ओर है। इससे क्या होता है कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्प्रेडर बीम के ऊपर में इवनली होता है, पूरी तरह से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस लाइन के क्रॉस, वर्टिकल लाइन के क्रॉस में। इससे इस लोड का बैलेंस बना रहता है और गिरने का खतरा भी नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि इंश्योर दैट स्लिंग आर हीच्ड इन अ मैनर प्रोवाइडिंग कंट्रोल ऑफ द लोड। तो ऐसा लगाना है स्लिंग को कि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। ऐसा नहीं लगाना है कि कंट्रोल से बाहर कभी भी ऑब्जेक्ट चला जाए। अगर हमारे कंट्रोल से ऑब्जेक्ट बाहर चला जाएगा तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। सो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। इंश्योर दैट द शार्प एजेस इन द कॉन्टेक्ट विद द स्लिंग आर पैडेड विथ द मटेरियल ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट द स्लिंग। तो इसमें शार्प एजेस जो है, कोना है जैसे इसका, इस पे स्लिंग जब लगा रहे हैं तो स्लिंग इस शार्प ऑब्जेक्ट से खराब हो सकता है, चाहे वो वेब स्लिंग हो, वायर रोप स्लिंग हो, चेन स्लिंग हो या वायर मेश स्लिंग हो। जो भी हो, जिस भी प्रकार का स्लिंग हो उसके कटने का खतरा रहता है, क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। तो इसलिए इस स्लिंग को इस प्रकार से लगाना है कि शार्प एजेस से इसे बचाया जा सके। और पैडिंग दें, रबर का पैडिंग दिया जाता है, किसी और मटेरियल का, जूट का पैडिंग दिया जाता है। तो जैसा लोड रहता है उसके अनुसार में पैडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैडिंग आपके चेन स्लिंग को, वेब स्लिंग को, वायर मेश स्लिंग को बताता है, बचाता है। तो आप इसका खास ख्याल रखें। चौथा पॉइंट कहता है इंश्योर दैट द स्लिंग्स आर शॉर्टेंड और एडजस्टेड ओनली बाय द मेथड अप्रूव्ड बाय द स्लिंग मैन्युफैक्चरर और अ क्वालिफाइड पर्सन। तो क्वालिफाइड पर्सन वो है जिसको इसकी ट्रेनिंग मिली हुई है। एक क्वालिफाइड पर्सन वो है जो रिगिंग का टेस्ट पास है। क्वालिफाइड पर्सन वो है जिसे इसके बारे में मालूमात है, रिगिंग की प्रैक्टिसेस के बारे में मालूमात है। वो नया व्यक्ति नहीं है क्वालिफाइड पर्सन, जिसने अभी अभी पास किया है और उसे कोई कार्य का अनुभव नहीं है। उसे गलती हो सकती है, उसे किसी के सुपरविजन में काम करना पड़ेगा, तब वो क्वालिफाइड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनेगा। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी स्लिंग को लेंथ को छोटा करना है, स्पेशली चेन स्लिंग के लेंथ को छोटा करना है, तो किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी उसे प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। और मैन्युफैक्चरर ने जो मेथड रिकमेंड किए हैं स्लिंग को छोटा करने का, उसका पालन करना चाहिए। उससे इधर उधर जा करके अपना दिमाग लगा करके आउट ऑफ वे काम नहीं करना है। पांचवा पॉइंट कहता है इंश्योर दैट ड्यूरिंग लिफ्टिंग विद और विदाउट द लोड पर्सनल आर अलर्ट फॉर द पॉसिबल स्नैगिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मान लीजिए ईओटी क्रेन से किसी लोड को उठाया जा रहा है तो ईओटी क्रेन का जो ऑपरेटर है उसे सिखाया जाता है कि आप बेल का इस्तेमाल करिए ताकि लोग शॉप फ्लोर पे जो हैं अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हो सकता है शॉप फ्लोर पे काम करने वाले लोग अपने काम के जुनून में लगे हुए हों और वो उनका ध्यान लोड लिफ्टिंग की तरफ ना हो। तो लोड गिर जाएगा तो उनको चोट लग सकती है, उनके साथ में दुर्घटना हो सकती है।
तो उन्हें अलर्ट करना ज़रूरी है। तो बेल बजा देने से उन लोगों के संज्ञान में चला जाता है कि कोई लोड जो है उठाया जा रहा है और हमें सतर्क रहना है। इस प्रकार से दुर्घटना को अवॉइड किया जा सकता है। तो आइए आगे की बातें भी करते हैं। रिगिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस में आगे कहा गया है, इंश्योर दैट इन अ बास्केट हिच द लोड इज बैलेंस्ड टू प्रिवेंट स्लिपेज। बास्केट हिच में लोड को स्लिप होने का बड़ा खतरा रहता है। तो बास्केट हिच में जब भी कभी ऑब्जेक्ट को सिक्योर करते हैं हम, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोड किसी भी तरह से स्लिप ना हो पाए। अगर कुछ फ्रिक्शन वाला मटेरियल उसके नीचे में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ताकि वो सफिशिएंट फ्रिक्शन दे कि ऑब्जेक्ट जो है स्लिप ना हो, ग्रिप से उसका निकले नहीं, अन्यथा स्लिप होकर के अनबैलेंस हो जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। दूसरा पॉइंट यहाँ कहता है कि when using a basket hitch, ensure that the legs of the slings contain or support the load from the sides above the center of the gravity so that the load remains under control. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बात मैंने पहले भी कहा कि जो हुक है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लाइन में रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लाइन में रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और हुक का जो लाइन है एक लाइन में होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। इससे संतुलन लोड का बना रहेगा और उठाते समय में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है, इंश्योर दैट इन चोकर हिच जब आप लगा रहे हैं तो चोकर हिच में चोक पॉइंट जो है इज ओनली ऑन द स्लिंग बॉडी, स्लिंग की बॉडी पे रहना चाहिए एंड नेवर ऑन द फिटिंग। फिटिंग पे नहीं डालें। जैसे उसका जो कभी कभी फेरुल के ऊपर में आई जो है उसको लगा देते हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। तो आई पे नहीं जाना चाहिए, आई जो है उसके फिटिंग पे नहीं जाना चाहिए, सॉकेट पे नहीं जाना चाहिए, फेरुल पे नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, फेरुल क्रैक हो सकता है, टूट सकता है और दुर्घटना हो सकती है ना? तो इसे अवॉइड करना चाहिए। कभी भी फिटिंग के ऊपर में किसी भी सिलिंग का आई को नहीं बैठाएं। So ensure that, अगला पॉइंट चौथा पॉइंट कहता है, ensure that in choker hitch an angle of choke less than 120 degree is not used without reducing the rated load। तो 120 डिग्री से एंगल ऑफ चोक जो है घटाना नहीं है ज्यादा, without using it। Choke hitch less than 120 degree is not used without reducing the rated load। तो एंगल ऑफ चोक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसका स्लिंग का लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी कैसे घटता है बढ़ता है। तो हमने इसे स्लिंग के सेक्शन में बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आप उसे उस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो वेरी करता है, और आपको वो बताएगा कि किस प्रकार से हमें ख्याल रखना चाहिए कि कितना एंगल पे कितना लोडिंग स्लिंग का करना है चोकर हिच में। अगला पॉइंट पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट कहता है कि इंश्योर दैट द स्लिंग्स आर नॉट कॉन्स्ट्रिक्टेड, बंच्ड और पिंच्ड बाय द लोड, हुक और एनी फिटिंग। सो कॉन्स्ट्रिक्टेड माने ऐसा संकरा जगह में नहीं घुस जाना चाहिए, बंच नहीं हो जाना चाहिए, गुच्छा नहीं बन जाना चाहिए, और किसी चीज से गड़ना नहीं चाहिए उसमें ताकि उसको नुकसान हो स्लिंग को। देखिए, स्लिंग आपको लोड उठाने के लिए होता है, ना कि उसे उसके साथ खेलने के लिए। तो अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो वो आपको बैकलेस करेगा, आपको दुर्घटना करा देगा। तो आप उसे बिल्कुल प्रॉपर जो सम्मान है देते हुए उसको इस्तेमाल करें, उसके साथ ज्यादती करेंगे तो स्लिंग आपको धोखा दे देगा। तो आप उसको बढ़िया से यूज करें, जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे दिया है उसका ख्याल रखें। इंश्योर दैट इन चोकर हिच द लोड इज बैलेंस्ड टू प्रिवेंट द एज ओवरलोडिंग। एज पर खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि एज पे ज्यादा लोड पड़ता है। अगर एज पे आप बिना किसी कुशनिंग का डाल दिए हैं उसको, तो एज पे इतना लोड पड़ेगा कि वो हो सकता है स्लिंग को काट दे। और कई सारे एक्सीडेंट के वीडियो आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से देखने के लिए। तो आप एज पे खास ख्याल रखें, एज से ही सबसे ज्यादा स्लिंग जो है क्षतिग्रस्त होता है और दुर्घटनाएं हो जाती है। तो एज पे पैकिंग देना ना भूलें। नेक्स्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेज में कहा जाता है कि डू नॉट रेस्ट
लोड्स ऑन द स्लिंग। आप स्लिंग के ऊपर लोड को लटका के मत छोड़िए, क्योंकि लोड जो है उस तरह से, मान लीजिए आपको लंच करने जाना है और लोड को लटका करके छोड़ दिए, तो ये गलत प्रैक्टिस है। इससे आपका स्लिंग खराब हो रहा है। जितनी ड्यूरेशन तक लटका रहेगा उतना तक में वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो आपको अगर काम लंच करने जाना है या आराम करना है, और या काम अभी नहीं है, तो लोड को नीचे रख दीजिए। आपका स्लिंग जो है रिलैक्स्ड रहेगा उतना देर। स्लिंग में कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसे अननेसेसरी टेंशन दे करके रखना स्लिंग को, उसके लिए, उसके हेल्थ के लिए, स्लिंग के हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है, डू नॉट पुल द स्लिंग फ्रॉम अंडर द लोड व्हेन द लोड इज रेस्टिंग ऑन द स्लिंग। अगर कोई लोड किसी स्लिंग के ऊपर रखा हुआ है तो उसे खींच के निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे स्लिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा, या हो सकता है आपको चोट भी लग जाए, या झटका लगे तो कुछ नुकसान भी हो जाए, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। तो लोड के नीचे से कभी भी स्लिंग को खींच करके निकालने का कोशिश नहीं करना चाहिए। कभी-कभी को लोग क्रेन का मदद लेकर के लोड के नीचे से खींचते हैं स्लिंग को, जो कि गलत प्रैक्टिस है। इसका सही प्रैक्टिस ये है कि लोड को उठाइए, स्लिंग को आराम से निकालिए। लेकिन लोड उठाने के बजाय लोग स्लिंग को खींचते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। अगर इस प्रकार का गलत प्रैक्टिस किया जाता है, तो फिर अगेन लोड जो है बैकलैश करता है। अगला पॉइंट कहता है, डू नॉट ड्रैग स्लिंग्स ऑन द फ्लोर और ओवर द एब्रेसिव सरफेस। जहाँ घर्षण का सरफेस है, वहाँ पे लोड को, स्लिंग को घसीटना नहीं चाहिए। घसीट के कभी-कभी ले जाते हुए मैं भी देखा हूँ कि सॉफ्ट फ्लोर पे स्लिंग को ड्रैग करके ले जा रहे हैं। सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि कुछ ट्रॉली होता है, ट्रॉली का ऊपर में स्लिंग को रख दीजिए और तब उसको कैरी कीजिए। उसको घसीट करके स्लिंग को ले जाने से स्लिंग का जो पतला-पतला तार है, वो डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, और स्लिंग का तार टूटते ही वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो स्पेसिफिकेशन है कि 3 या 3 से ज़्यादा, जनरल एप्लीकेशन के लिए 7 है, और क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए 3 है। तो 3 तार टूट जाने से हो सकता है स्लिंग को आपको हटाना पड़ जाएगा। जनरल एप्लीकेशन में 7 तार अगर टूट जाएगा तो हो सकता है आपको स्लिंग को हटाना पड़ जाएगा, व्हिच इज़ अ कॉस्टली अफेयर। सो जहाँ कॉस्ट कटिंग का ज़माना है, कंपनियाँ चाहती है कि एक स्लिंग का लाइफ ज़्यादा हो। लाइफ तभी ज़्यादा होगा जब आप उसका प्रॉपर केयर करेंगे। प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, वो खराब हो जाएगा। अगला पॉइंट कहता है, डू नॉट स्ट्रेटन अ स्पाइरल और द क्रॉस रॉड फोर्स ऑफ अ स्पाइरल इनटू पोजीशन। अगर टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है स्लिंग, तो उसको सीधा करने की कोशिश ज़बरदस्ती ना करें, इससे खराब हो सकता है। अगला पॉइंट कहता है, इंश्योर दैट द स्लिंग्स यूज्ड इन द पेयर्स आर अटैच्ड टू द स्प्रेडर बीम। स्प्रेडर बीम से अटैच हो प्रॉपर्ली, इसका ध्यान रखें। स्लिंग जो है स्प्रेडर बीम से अटैच हो प्रॉपर्ली। डू नॉट अलाउ शॉक लोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कभी भी झटका से मत उठाइए लोड को। झटका से उठाने से आपका स्लिंग खराब हो जाएगा, लोड खराब हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकता है। तार स्लिंग आपको छिटक करके डैमेज कर सकता है, दुर्घटना कर सकता है। अवॉइड ट्विस्टिंग एंड किंकिंग। तो स्लिंग का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ट्विस्ट ना हो, उसमें कोई किंक ना पड़े, टेढ़ा ना हो जाए। इस बात का खास ध्यान रखना आवश्यक है। आइए और प्रूफ टेस्टिंग का बात करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोई भी स्लिंग बना रहा हो, वायर में स्लिंग बना रहा हो, वायर रोप स्लिंग बना रहा हो, वेव स्लिंग्स बना रहा हो, या चेन स्लिंग बना रहा हो, स्लिंग बनाते समय उसे प्रूफ टेस्टिंग करना पड़ता है। इसका इसका मतलब होता है कि वो सर्टेन लोड देख करके उसको चेक करता है कि ये उस लोड को, जिसके लिए जितना एसडब्ल्यूएल के लिए बनाया गया है स्लिंग, उसको उठाने के लिए कैपेबल है कि नहीं। तो इसको प्रूफ टेस्टिंग बोलते हैं। प्रूफ टेस्टिंग जो है दुगना लोड पे कभी किया जाता है, कभी 5 गुना लोड पे किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, किस तरह का स्लिंग का निर्माण किया जा रहा है, उस पे डिपेंड करता है ना? सो प्रूफ टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज प्रूफ लोड टेस्टिंग इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग उसको बोलते हैं जिसमें सैंपल डैमेज नहीं होता है ना? तो जैसे अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है, इससे कोई डैमेज नहीं होता है मटेरियल, और उसका टेस्टिंग भी हो जाता है। तो इस तरह का टेस्टिंग क्रैक के लिए किया जाता है कि कोई अंदर में क्रैक है कि नहीं। किसी फिटिंग में क्रैक है तो आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर से सही सलामत लगेगा, लेकिन अंदर में क्रैक्स हो जाता है मटेरियल में।
उसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए आपको किसी टेक्निकल युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, वो है अल्ट्रासाउंड वेव। तो अल्ट्रासाउंड वेव आपको मदद करता है किसी भी बोल्ट नट या किसी मशीन के अंदर क्रैक है या नहीं है, उसको देखने में। It involves applying a controlled load to the sling, typically twice the rated working load, to ensure that it can safely handle the intended load. And this testing helps to identify the hidden defect. अगर कुछ डिफेक्ट होगा तो टूट जाएगा, अगर कुछ डिफेक्ट होगा तो क्रैक हो जाएगा, तो ये उसी समय हो जाएगा जब टेस्टिंग हो रहा है, फील्ड में जाने के बाद नहीं होगा। इससे क्या है कि दुर्घटना होने से बच जाएगा। सो प्रूफ टेस्टिंग बहुत जरूरी है भाई। Before initial use, ensure that each new, repaired, or reconditioned metal mesh sling, including all welded components of the sling assembly, is proof tested by sling manufacturer and qualified person. अगर मैन्युफैक्चरर उसको रिपेयर करके भेज रहा है या उसको रिफर्बिश करके भेज रहा है, तो उससे पहले उसका प्रूफ टेस्टिंग किया जाना चाहिए। अंत में बोलता है इंश्योर दैट कोटेड स्लिंग्स एंड द कोटेड स्लिंग्स आर प्रूफ टेस्टेड बिफोर कोटिंग इज अप्लाइड। कोटिंग डाल देने के बाद में तो सब डिफेक्ट जो है ढक जाता है। कोटिंग करने के पहले, जैसे पेंट का कोटिंग होता है ना, एनामेल कोटिंग होता है ना, कोई भी कोटिंग करने के पहले, चेन स्लिंग हो या वेब स्लिंग हो या कुछ भी, तो उसको प्रूफ टेस्टिंग पहले करना है। कोटिंग अप्लाई करने के पहले करना है, बाद में तो ढक जाएगा सब, है ना, या टूट जाएगा। फिर केयर इन स्लिंग्स को किस प्रकार से केयर करना है, तो बोलता है स्टोर ऑन द रैक अवे फ्रॉम द पॉसिबल मैकेनिकल डैमेज। जैसे तैसे जगह में रख देंगे तो वहां मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, मॉइस्चर लग सकता है, डस्ट पड़ सकता है उसके ऊपर, ग्रिट एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर खींच सकता है या एक्सट्रीम टेम्परेचर में जा सकता है। डू नॉट हैमर स्लिंग टू स्ट्रेटन, स्लिंग को सीधा करने के लिए कभी उस पर हैमर नहीं चलाते हैं, उससे उसका जो पतला पतला तार है वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्लिंग ही खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, आपको फेंकना पड़ेगा फिर। और फोर्स स्पाइरल और क्रॉस इनटू द पोजीशन, तो ये सब काम नहीं करना है कि स्पाइरल को सीधा कर रहे हैं और फोर्सिबली उसको जो है दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जो प्रॉपर तरीका है वो सीखना है, तब उसको करना है, या प्रॉपर आदमी को दे देना है जो उसको ठीक करने वाला है। खुद से ये काम नहीं करने का है अगर आप इसके एक्सपर्ट नहीं है तो। अगला यूज में कहता है नो द वेट ऑफ द लोड। ये बहुत जानकारी जरूरी है। अगर लोड का वेट नहीं मालूम है और आप तुक्का लगा रहे हैं, तो आप हो सकता है कि गलत स्लिंग का चुनाव कर लें और हो सकता है लोड गिर जाए। तो ये अक्सर होता है कि लोड का जो अनुमान है हम लोग गलत लगा लेते हैं और स्लिंग टूट करके गिर जाता है। तो चेक द टैग टू कंफर्म दैट द स्लिंग इज ऑपरेटेड कैपेसिटी एडिक्वेट फॉर द लोड लिफ्टिंग माय फ्रेंड। सो लोड अगर नहीं मालूम है तो 4-5 आदमी से पूछिए, उसका एवरेज कर लीजिए। लोड अगर आपको नहीं मालूम है तो अनुमान लगाइए कि उसके मटेरियल का डेंसिटी कितना है और कितना भारी है वो हो सकता है। हर एक मटेरियल का अलग अलग अपना डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, तो उसके घनत्व के अनुसार उसका भार होता है, उसका मास होता है घनत्व के अनुसार, है ना। तो मास जो है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जी का, m इंटू जी, दैट इज द वेट। तो ये कितना है इसका जानकारी होना लोड लिफ्टिंग के पहले जरूरी है। अवॉइड ट्विस्ट नॉट्स और किंक्स इन द स्लिंग्स। किसी भी प्रकार का स्लिंग है उसमें ट्विस्ट मत दीजिए, उसमें गांठ मत बांधिए, उसमें टेढ़ा मेढ़ा मत कीजिए उसको, ये सब जरूरी है। तो स्लिंग का देख रेख मैंने पहले भी कहा, बखूबी कीजिए, अनुशासन से कीजिए, स्लिंग्स का पूरा इज्जत कीजिए, तब आपको भार उठाने में ये मदद करेगा। आप उसको बेइज्जती करेंगे तो ये आपको बैकलेस करेगा, गिर करके आपका नुकसान कर देगा। अगला पॉइंट कहता है बी श्योर दैट द लोड कैन नॉट कट द स्लिंग ड्यूरिंग द लिफ्ट, पैडिंग कॉर्नर्स, पैड कर दीजिए कॉर्नर्स को, एजेस को, प्रोट्रूजन्स जहां निकला हुआ है, नुकीला चीज है जहां पे, वहां पे आप उसको ढक दीजिए किसी चीज से, खास करके रबराइज्ड मटेरियल से। एब्रेसिव सरफेस, अगर घर्षण वाला क्षेत्र है जहां पे लगता है आपको स्लिंग डैमेज हो सकता है, तो वहां पे पैडिंग डाल दीजिए। यूज मटेरियल्स ऑफ द सफिशिएंट स्ट्रेंथ, अच्छा
ताकत शक्तिशाली मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए, थिकनेस उसका सही हो जिसको आप डाल रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोड पड़ते ही कट करके बाहर हो जाए, तब तो वो स्लिंग को ही नुकसान कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिस्ट्रीब्यूट लोड इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द मेश और स्लिंग और वॉट एवर काइंड ऑफ द स्लिंग, ऑल द 4 टाइप्स ऑफ द स्लिंग दैट आई हैव सेड। जो भी चारों तरह का स्लिंग मैंने बताया है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। बैलेंस द लोड, बैलेंस रखिए लोड को, ठीक है। मेंटेन द लोड कंट्रोल, अवॉइड जर्किंग द लोड, जर्क नहीं मारना है लोड में। अगला पॉइंट कहता है बी अलर्ट फॉर स्नैगिंग ऑफ द लोड, डू नॉट पुल पुल ऑन द स्टक लोड, खींचना नहीं है। अगर कहीं फंस गया है लोड तो उसको खींचना नहीं है, देखना है कि कहाँ फंसा हुआ है, उसके अनुसार एक्शन लेना है, बिना देखे एक्शन नहीं लेना है। अगर ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा है, क्रेन ड्राइवर को या क्रेन ऑपरेटर को, तो उसको मदद करना है सिग्नल दे करके कि किधर ले जाना है। हर समय में ऑपरेटर को हर पोजीशन का चीज दिखाई नहीं देता है, वो अपना अनुभव से काम करता है, तो उसका अनुभव जहाँ काम नहीं करता है वहां पे रीगर उसका मदद करता है। अवॉइड ड्रैगिंग स्लिंग ओवर द रफ सरफेस, ये मैंने पहले भी बताया है कि आप उसे घसीटिए मत स्लिंग को जमीन पर अब्रेसिव सरफेस में। यूज बिटवीन -20 to 550 डिग्री फ़ारेनहाइट अनकोटेड एंड 0 to 150 डिग्री फ़ारेनहाइट एलास्टोमर कोटेड स्लिंग्स जो है, तो use only in vertical basket choker hitch if lifted with the choker triangle. Choker hitch must choke or miss never on the end fitting. एंड फिटिंग पे कभी उसको बैठाना नहीं चाहिए आई को, जो कि मैंने पहले भी बताया है। स्टैंड क्लियर ऑफ द लोड ऑल द टाइम, ये हमेशा याद रखिए कि लोड से दूर खड़े हों कि लोड गिरे भी तो हमें नुकसान न कर पाए, हम सेफ रहें। एज ए पर्सन यू आर नॉट टू राइड ऑन द स्लिंग और द लोड, कभी भी लोड के ऊपर नहीं चढ़िए, स्लिंग का सहारा लेकर के ऊपर मत जाने का कोशिश कीजिए, इससे आपको खतरा हो सकता है। So these are a kind of do's and don'ts in the case of rigging. तो आप इसका ख्याल रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, लोगों को, शॉप फ्लोर के लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस, डिटरमाइन ऑपरेटर्स क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसीज। आप कोई भी काम कराने के पहले डिटरमाइन कर लीजिए कि ऑपरेटर का क्या क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंसीज रहेगा। इनकम्पिटेंट और इनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड आदमी को अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो दुर्घटना करा देगा या काम बिगाड़ देगा आपका। इंस्पेक्शन ऑफ द रिगिंग हार्डवेयर, जो भी रिगिंग हार्डवेयर का इस्तेमाल आप करने जा रहे हैं किसी रिगिंग पर्पस के लिए, वो लोड उठाने के लिए, तो उसका पहले आप इंस्पेक्शन कर लें तब उसका इस्तेमाल करें। कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पहले इंस्पेक्शन करें फिर विश्वास करें, और यहाँ पे बोलना पड़ेगा पहले इंस्पेक्शन करें फिर इस्तेमाल करें, ये नारा होना चाहिए रिगिंग का। एग्जामिन योर लिफ्टिंग स्लिंग्स, आप बढ़िया से देख करके एग्जामिन करिए उसको पहले स्लिंग को, और उसके बाद उसको इस्तेमाल के लिए ले जाइए। क्लोजली देखिए उसको, जरूरत पड़ता है तो लेंस लगा के देखिए, जरूरत पड़ता है तो किसी सरफेस को क्लीन करके देखिए, लेकिन देख करके ले जाइए। अनदेखा में जैसा उठाया, किसी के कहने पे उठा लिया और चल दिया, बोला एकदम ओके है, बस विश्वास नहीं करना है, कभी भी दुर्घटना हो जाएगी नहीं तो। ब्लाइंड फेथ इज वेरी रॉन्ग। अगला चौथा पॉइंट बोलता है चूज राइट इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द रेटिंग एंड वर्किंग लोड लिमिट। सो एसडब्ल्यूएल का फंडामेंटल हमने आपको पहले ही बताया है, तो आपको जो भी रिगिंग इक्विपमेंट चुनना है उसे राइट कैपेसिटी का चुनिए, लोड के अनुसार राइट कैपेसिटी। 5 टन का अगर लोड उठाने जा रहे हैं तो 5 टन का हुक कैपेसिटी 5 टन से ज़्यादा का होना चाहिए। स्लिंग का कैपेसिटी 5 टन से ज़्यादा का होना चाहिए। उसमें अगर आप डी साइकिल बो साइकिल किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कैपेसिटी 5 टन से ज़्यादा का होना चाहिए। कहीं भी अंडर कैपेसिटी वाला कोई भी रिगिंग का पार्ट मत लगाइए, नहीं तो आप दुर्घटना करवा देंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। 5वां नंबर कहता है मेजर द कंप्लीट लोड वेट प्रायर टू लिफ्टिंग, उठाने से पहले लोड का वेट जान लीजिए कितना टन का है, कितना केजी का है, नहीं तो दुर्घटना को दावत देना हो जाएगा।
छठा नंबर कहता है सेलेक्ट द प्रॉपर स्लिंग टाइप एंड स्लिंग हिच फॉर द ऑपरेशन। तो आपको 3 हिच मैंने बताया है, वर्टिकल हिच, चोकर हिच, बास्केट हिच। इन तीनों में से किस हिच के जरिए लोड को प्रॉपरली उठाया जा सकता है, इसका आकलन कर लें, उसके बाद उसे उठाएं। कुछ लोड वर्टिकल हिच में बेहतर तरीके से उठाए जा सकते हैं, कुछ लोड चोकर हिच में बेहतर तरीके से उठाए जा सकते हैं, और कुछ लोड बास्केट हिच में बेहतर तरीके से उठाए जा सकते हैं। तो इसका अनुभव अगर आपको प्राप्त नहीं है तो आप अनुभव दूसरे अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त करें। आ, किसी भी तरह से अकेले में काम करके अपना नाम खराब ना करें, क्योंकि एक बार दुर्घटना हो जाती है तो ये बदनुमा दाग जैसा लग जाता है आपके काम के ऊपर में। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ द सेफ्टी प्रैक्टिसेज, assess whether the load is structurally free of obstructions and sound। दैट मीन्स कि स्ट्रक्चरली किसी भी तरह का इसमें उठाने में बाधा नहीं है। अगर बाधा नहीं है तो उसे फ्रीली उठा सकते हैं आप। अगर चारों तरफ बाधा ही बाधा है तो उसे बहुत ही केयरफुल्ली कई लोगों के साथ मदद से उठाना चाहिए। 8वां नंबर कहता है डिसाइड ऑन प्रॉपर स्लिंग एंगल। कितना एंगल पे उठाया जाए वो हिसाब लगा लीजिए आप, क्योंकि एंगल के अनुसार स्लिंग का कैपेसिटी घट जाता है। जितना कम एंगल होगा स्लिंग का, स्लिंग एंगल जितना कम होगा उतना ही उसका कैपेसिटी कम हो जाता है, और 30 डिग्री पे तो आधा हो जाता है ना। सो ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से स्लिंग सेक्शन में पढ़ाया है। आपको नहीं मालूम है तो आप वहां पे देख सकते हैं कि स्लिंग एंगल के साथ में उसकी कैपेसिटी में किस प्रकार से रिडक्शन होता है। और ये रिडक्शन इसलिए होता है कि स्लिंग के पे टेंशन बढ़ता है। अगर जरूरत से ज्यादा स्लिंग पे टेंशन आएगा तो वो टूट करके गिर जाएगा। तो इसलिए स्लिंग एंगल का ख्याल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। 9वां नंबर पॉइंट कहता है कि फाइंड द लोड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप लोड अगर सिमेट्रिकल है तो बीच में होगा, लोड अगर असिमेट्रिकल है तो बीच में नहीं होगा। तो बीच में नहीं होगा तो कहाँ होगा, ये जानना जरूरी है। आपको लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हुक का पोजिशनिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जस्ट वर्टिकल लाइन में रहना चाहिए, और नहीं तो लोड बैलेंस्ड नहीं रहेगा। लोड अनबैलेंस होकर कभी भी गिर सकता है। तो इस बात को ख्याल करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट जिसको आप लिफ्ट करने जा रहे हैं वो कहाँ है। नो योर नियरनेस टू द लोड। नो योर नियरनेस टू द लोड का मतलब होता है लोड के नजदीक आप आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। आप आसानी से लोड के नजदीक कैसे पहुंच सकते हैं। एक तो लंबा रास्ता हो सकता है, एक छोटा रास्ता हो सकता है। तो नियरेस्ट रास्ता कौन सा है लोड तक पहुंचने का, लोड को निकालने का, ये हिसाब किताब भी लोड को लिफ्टिंग करने के पहले, निकालने के पहले जान लेना चाहिए। यूज स्लिंग प्रोटेक्शन फॉर ऑल स्लिंग्स। स्लिंग प्रोटेक्शन का जो नियम सब बताया गया है उस प्रोटेक्शन के नियम को फॉलो करें ताकि आपका स्लिंग बचा रहे। जैसे कि पैडिंग देने के लिए बताया है, स्लिंग एंगल का ध्यान रखने के लिए बताया है, रफ सरफेस पे नहीं घसीटने के लिए बताया। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्लिंग का इस्तेमाल करें। टेक इनटू अकाउंट द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अगर ज़्यादा टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट में है, ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, ज़्यादा केमिकल वाला इन्वायरमेंट है, उन सारे इन्वायरमेंट में इसका स्लिंग के बारे में सोच लीजिए। इसका फैक्टर, ये किस तरह से ये इन्वायरमेंट उसको इफेक्ट करने जा रहा है, इसके बारे में मंत्रणा कर लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, खुद की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो इनको कंसिडरेशन में लेना जरूरी है। 13वां नंबर पॉइंट कहता है चेक ऑल द रिगिंग गियर्स हैज प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड द मार्किंग। रिगिंग गियर्स का मतलब होता है जितना रिगिंग टूल्स एंड टैकल्स है उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और मार्किंग होना चाहिए। मार्किंग का मतलब है कि उसमें उसका SWL लिखा होना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन का रिजल्ट लिखा होना चाहिए, और रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए, यूज में रहना चाहिए। तो ये सारा जानकारी एक टैग के माध्यम से आपको मिलता है, और सब जितना भी रिगिंग इक्विपमेंट है, रिगिंग गियर्स है, वो सब में टैगिंग जरूर रहना चाहिए। Reef rigging has undertaken various rigging projects and has a great safety record। तो ये रीफ रिगिंग जो है एक संस्था है जिसने बहुत सारा प्रोजेक्ट लिया हुआ है,
और प्रोजेक्ट्स इंक्लूड बॉयलर्स, स्टील, ये सारा काम वो किया है। तो ये अपना वेबसाइट है इसका, और इस पे जा करके आप देख सकते हैं ये काम को सेफली कैसे किया जा सकता है। वहीं से मैंने इन पॉइंट्स को पिकअप किया है इनफैक्ट। बेस्ट रीडिंग प्रैक्टिसेस में देखिए, बी अ रीगर विथ अ प्लान। बड़ी बड़ी बहुत ऊंची बात कर दी इसने। रीगर बनिए, बट प्लानिंग के साथ वाला रीगर बनिए। अगर आप किसी लोड को उठाने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले योजना बनाइए, प्लानिंग कीजिए कि आप कैसे उस लोड को उठाएंगे प्रॉपरली। आप जितना योजना में सुदृढ़ रहेंगे उतना ही आसान रहेगा आपको लोड उठाना। अगर आप योजना नहीं बनाएंगे तो आपका हो सकता है लोड उठाना किसी भी पॉइंट पे फेल हो सकता है। ऑपरेटर मस्ट बी डिटरमाइंड बाय देयर कंपनी टू बी competent and some cases certified to perform the lift। तो रीगर जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। उसको कंपनी जो है सर्टिफाई करके रखता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिगिंग हार्डवेयर दैट will be used must be inspected and free of deformation, cracks, excessive nicks, etc। तो एकदम डिफेक्ट फ्री होना चाहिए जो भी रिगिंग गियर्स का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगला पॉइंट बोलता है स्लिंग प्रोटेक्शन मस्ट बी यूज्ड ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ द स्लिंग। स्लिंग प्रोटेक्शन यूज कीजिए, बचा के रखने का जितना भी उपाय बताया गया है उसको इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि यूज पैड्स, guards and sleeves to protect the slings against cutting and abrasion। अगला पॉइंट बोलता है slings that will be used must be inspected and free of tears, cuts, nicks, abrasion, etc। ये कहीं भी कट मार्क हो, निक्स दिखाई दे, गड्ढा दिखाई दे, ये सब दिखाई दे तो उसको हटा देने का। Choose the right hardware and right hardware and the sling for the applications based on the rating and working लोड लिमिट SWL के अनुसार उसका चुनाव कीजिए। ये सारा पॉइंट हमने बता दिया, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। द टोटल लोड वेट नीड्स टू बी नोन प्रायर टू द लिफ्ट। लोड का भार जानना बहुत जरूरी है। द रिगर मस्ट डिसाइड द बेस्ट हिच फॉर द टास्क एट द हैंड। जो प्रॉपर हिच है, तीनों हिच जो मैंने बताया था उसमें से कौन सा हिच इस्तेमाल करेंगे वो आप बकायदा डिस्ट्रिक्ट पहले से जज कर लीजिए। स्लिंग एंगल का ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखिए। एवरी आइटम यूज्ड टू मेक लिफ्ट हैव ऑल द करेक्ट आइडेंटिफिकेशंस। उसमें वर्किंग लोड लिमिट लिखा होना चाहिए, इंस्पेक्शन का डेट लिखा होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का नाम होना चाहिए, ये सारा डिटेल उसमें टैग में होना चाहिए। एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी ध्यान में रखिए। नो योर प्रॉक्सिमिटी टू द लोड, वेयर आर यू स्टैंडिंग, कहाँ पर आप खड़े हैं। द लोड इज सस्पेंडेड, आपके ऊपर कहीं लोड तो नहीं झूल रहा है। नेवर स्टैंड अंडर द लोड और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, लोड के सामने मत खड़े होइए, लोड से दूर खड़े रहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मैनुअली लोड को उठा रहे हैं, और मैनुअली लोड उठाते समय दूसरा कुछ इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है। देखिए ये लोड को उठाए हैं, बैठे हैं कैसे, ऐसा बैठे हैं कि इनके इस पोर्शन में ये टेंशन जा रहा है, यहाँ से ये लोड उठा रहे हैं, ये गलत तरीका है लोड उठाने का। इससे इनके इस पोर्शन में दर्द हो सकता है, यहाँ पे भार जो है एक्स्ट्रा टेंशन आ रहा है। क्योंकि ये भार जब उठाते हैं ये यहाँ से तो उठा लेंगे, बट ये ट्रांसफर कहाँ होगा, यहाँ से पेल्विक बोन्स होते हुए इनके पैर पे जाएगा लोड। तो इस जगह पे टेंशन, चूंकि इनके हाथ में लोड है तो इस जगह पे टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, और ये बैकबोन पे एक बार दर्द हो जाता है तो मेरे दोस्तों बहुत दिक्कत होती है लोगों को। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका बैकबोन पे सीधा ये लोड इंड पे, बैकबोन के इंड पे स्पेशली ना जाए, नहीं तो वो डैमेज हो गया एक बार तो बहुत लंबा बीमारी चलता है उसका, कभी कभी तो जिंदगी भर झेलना पड़ जाता है। इसलिए सेफली उठाइए लोड को। तो लोड को सेफली कैसे उठाना है, रखते समय भी इस बात का ध्यान रखिए कि पहले आप धीरे धीरे बैठिए और उसके बाद लोड को नीचे रखिए। उठाते समय भी धीरे धीरे खड़ा होइए और फिर लोड को लेकर के ऊपर जाइए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये पहले बैठ गए,
लोड को उठा करके सीधे धीरे-धीरे पैर पे खड़ा हुए और लोड को सामने पकड़ के रखे हुए और फिर सीधा पूरा खड़ा हो गए, तब चलना शुरू किए। धीरे-धीरे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। फिर इस प्रोसेस को उल्टा करके मतलब धीरे-धीरे बैठेंगे, फिर नीचे रखेंगे लोड को और इस प्रकार से 2 आदमी में लोड उठाने में अलग तरीका है। 2 आदमी में मिल के जब उठा रहे हैं, तो एक तीसरा आदमी उसको रेडी सेडी गो बोलने वाला भी होना चाहिए, ताकि दोनों लोग कंट्रोल्ड मैनर में, बैलेंस्ड मैनर में लोड को उठा पाएँ। यहाँ पे देखिए फ़ोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल, फ़ोर्कलिफ्ट पे इस्तेमाल करते समय में सावधानी बरतना ज़रूरी है। लोड को यहाँ पे उठा करके ले जा रहा है, जो कि गलत है। लोड को उठा करके नहीं चलना है हाइट पे, नीचे रख करके चलना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज़मीन से नीचे रहेगा, स्टेबिलिटी उतना अच्छा रहेगा। इस तरह से पाइल अप करके चल सकते हैं आप। इस तरह से पाइल अप करने से भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा। एज क्लोज टू द सरफेस, जमीन के नीचे जितना रहे वो अच्छा है। अपहिल टास्क में जब जा रहे हैं आप, अपहिल जा रहे हैं तो ऐसे जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रख करके लोड को जाइए। ऐसे नीचे जा रहे हैं जब उल्टा डायरेक्शन में जाइए, स्लोप पे अगर नीचे उतर रहे हैं तो उल्टा चलिए आप। हाँ, उल्टा चलिए, कैमरा अगर लगा हुआ है तो अच्छा बात है, नहीं लगा हुआ तो पीछे देखते हुए चलिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। यहाँ पे देखिए, अब ये पीछे चल रहे थे ऐसे करके सीधा और पीछे जाके टकरा गए सामान से, ये गलत तरीका है ना? लुकिंग मिरर ग्लास में देखना चाहिए इनको। इस तरह से आदमी को बैठा के मत चलिए फोर्कलिफ्ट पे। फोर्कलिफ्ट पे लोड उठाए हुए हैं, नीचे कोई आदमी खड़ा है, ये गलत तरीका है। फोर्कलिफ्ट से उठा करके किसी आदमी को काम करने के लिए कुछ बोल रहे हैं, ये भी गलत है। हेलमेट का इस्तेमाल अलग-अलग कलर में होता है और अलग-अलग कलर पहचान के लिए रखा गया है। जैसे येलो कलर लेबरर्स के लिए, हेवी ड्यूटी ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन टास्क के लिए येलो हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रे कलर का हेलमेट जो होता है साइट विजिटर्स के लिए होता है। रेड कलर का हमारी कंपनी में ये अलग-अलग है। ये किसी और कंपनी का होगा, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। ये चेंज करता है कंपनी, अपना-अपना अलग-अलग भी रख सकता है। तो ग्रे कलर का जो साइड विजिटर, रेड के लिए फायर फाइटर्स के लिए, ये रेड वाला जो है ये यूनिवर्सल है। ब्राउन वाला जो है वेल्डर्स और हाई हिट ऑपरेशंस के लिए, ब्लू वाला जो है इलेक्ट्रीशियंस या टेक्निकल ऑपरेटर्स के लिए, ग्रीन वाला जो है सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए है, पिंक वाला जो है फीमेल वर्कर्स के लिए है, व्हाइट वाला जो है मैनेजर्स, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और फोरमैन के लिए है। तो इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग-अलग कलर में बनाए जाते हैं हेलमेट और उससे पहचान होती है किस प्रकार के लोग ये हैं। ये स्लिंग का है, लोड एंगल के अनुसार में इसमें टेंशन जो है अलग-अलग होता है। जैसे 150 डिग्री ये एंगल है, जिसे इसे बाइट एंगल भी बोला जाता है ना? एपिक एंगल भी बोला जाता है कहीं-कहीं पर। तो ये बाइट एंगल या एपिक एंगल जो भी है, देखिए यहाँ 2 गुना टेंशन है, यहाँ 1 गुना टेंशन है, यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.58 है, 0.52 है। इस प्रकार से स्लिंग का कैपेसिटी घटता है और टेंशन उस पे बढ़ते जाता है एंगल के अनुसार। एंगल जितना कम रहेगा टेंशन उतना ज़्यादा रहेगा, एंगल जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम टेंशन रहेगा। फिर 90 डिग्री अगर एंगल है स्लिंग का, तो उस समय में टेंशन जो है लोड के बराबर रहेगा, ना कि लोड से ज़्यादा रहेगा। और सभी एंगल पे लोड से ज़्यादा रहता है टेंशन। इसलिए उसका ख्याल करना ज़रूरी है। रिगिंग सेफ्टी, करेक्ट पोजीशन में कैसे लगाएँ? इनकरेक्ट पोजीशन में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, है ना? इस तरह से खींचना, इस तरफ खींचना स्लिंग लगा करके गलत है। इस तरफ खींचिए, वर्टिकल खींचिए, लेकिन ऐसा मत खींचिए स्लिंग को, ये करेक्ट है। इधर खींच रहे हैं आप, है ना? इस पेरिफेरी के टेंजेंट के अलोंग खींच सकते हैं आप। इस ऐसा लगा दिए, ये गलत तरीका है। स्लिंग ये आई बोल्ट है बेसिकली, आई बोल्ट में ऐसे नहीं लगाने का है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेज़ में आता है। सिंथेटिक स्लिंग्स इन अ क्लीन एंड ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस, ऐसा करके टांग करके रखना चाहिए, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर नहीं लगे, गर्दा ना पड़े, डस्ट ना पड़े, इस तरह से, ठीक है? इसको सूरज का रोशनी में मत रखिए, इसको ज़मीन पे फेंक के मत रखिए, केमिकल में डुबा करके मत रख दीजिए, गियर के बीच में मत फँसा दीजिए। इस तरह का चीज़ ये बेस्ट प्रैक्टिसेज़ में आता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। रोप चेक्स, डू नॉट check the rope signs for stretching from overload. अगर खींच तो नहीं गया है, खींच गया है तो खराब हो गया होगा। चेक द रोप फॉर द साइंस ऑफ इंटरनल वियर, अंदर में कोई खराब तो नहीं हो गया है। चेक द रोप फॉर द साइंस ऑफ द कट्स एंड कंट्रूजन्स, कंट्यूजन्स, कट तो नहीं हो गया है, टूट तो नहीं गया है। चेक द रोप्स ऑफ द साइंस फॉर द डिफेक्ट कॉज बाय द केमिकल, केमिकल डैमेज तो नहीं हुआ है रोप में।
रस्सी जल तो नहीं गई है कहीं, जलने का साइन तो नहीं है। चेक द रोप फॉर द साइंस ऑफ द माइल्ड्यू। माइल्ड्यू का मतलब है बैक्टीरियल रॉटिंग। तो इस तरह से सड़ तो नहीं गया है। नेचुरल फाइबर में बेसिकली ये सड़न वगैरह वगैरह होता है, तो ऐसा रस्सी कमजोर हो जाता है, इससे उठाएंगे तो धोखा हो जाएगा। चेक द रोप फॉर द साइंस ऑफ द लोकल एब्रेशन। कहीं पर घिस तो नहीं गया है, घिसने से कमजोर हो जाएगा रस्सी, किसी खास जगह में घिस जाने से। जैसे रस्सी को अगर सरफेस पे, एब्रेसिव सरफेस पे ड्रैग करते हुए चला गया, तो किसी जगह पर घिस जाएगा तो वो रस्सी खराब हो गया पूरा आपका। चेक द रोप फॉर द साइंस ऑफ द एक्सटर्नल वियर। बाहरी सरफेस पे तो कहीं वियर नहीं हो गया है। इस तरह से सेफ्टी ऑफ द हुक लिफ्टिंग। हुक के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो लोड को सिक्योर करना सबसे पहले जरूरी है। लोड अगर सिक्योर नहीं होगा तो स्लिंग कहीं से टूटेगा और दुर्घटना हो जाएगा। सो इसको सिक्योर करने का तमाम तरीका यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे कि किस प्रकार से लोड को सिक्योर करें। ये लिफ्टिंग गियर्स के लिए है, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो कैराबाइनर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसका प्रॉपर तरीका बताया गया है। हुक्स में कभी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। 5% से ज़्यादा इसका ओपनिंग नहीं खुला होना चाहिए। 10% से ज़्यादा इसका लोडिंग पॉइंट का वियर नहीं होना चाहिए। हीट में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, इससे इसका ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर जो है मटेरियल का खराब हो जाता है और लोड उठाने लायक नहीं रहता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। इस तरह से बंडल बांध करके नहीं उठाना चाहिए लोड। अगर बंडल बांध के उठाने का ज़रूरत है, तो इस तरह से 2 जगह पे लगाइए। कभी-कभी डबल बास्केट डबल चोकर लगा देते हैं इसमें, इसको प्रॉपर तरीके से बांधने के लिए। एक जगह पे बांधने से धोखा हो सकता है, ये बोला जा रहा है। तो ये गलत प्रैक्टिस है, नीचे वाला सही है। यहाँ पे देखिए एक सही है, एक गलत है। सही ये है, बास्केट हिच में यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है। फिटिंग के ऊपर नहीं लगाना है कभी भी। फिटिंग के ऊपर लगा दिए तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, टूट सकता है आपका। एक ही स्लिंग से 2 डी साइकिल को लगा करके उठा रहा है, ये गलत तरीका है। एक ही स्लिंग से नहीं, 2 स्लिंग का इस्तेमाल कीजिए, अलग-अलग स्लिंग लगाइए दोनों डी साइकिल में। यहाँ पे ये वाला देखिए ऐसे उठाना सही है, ये टेंजेंशियली ले जा रहा है। इस तरह से उठाना गलत है, ये टेढ़ा हो जाएगा, आई बोर्ड टेढ़ा हो जाएगा ऐसा। ऐसा करके टूट सकता है, यहाँ पे जैसे टूट गया है, यहाँ से ब्रेक हो गया देखिए। आउटवर्ड, यहाँ से ये सही है। ये अंदर की तरफ है, हुक का देखिए जो लैच है, ये अंदर की तरफ रख दिया, ये बाहर की तरफ रखा है, ये सही है, ये प्रैक्टिस सही है। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए स्लिंग, कीप फोल्ड्स wrinkles of the hook hardware एंड और द लोड। ये जो रिंकल वाला पार्ट है ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए मिल्क फोल्ड्स और रिंकल्स आउट ऑफ द कवर। दूसरा है डू नॉट फोल्ड वन पाथ ओवर द अदर पाथ टू मेक द स्लिंग फिट। इस तरह से डबल डबल 2 बार मत करिए, इससे खराब होता है स्लिंग। इस तरह से ये वाला गलत प्रैक्टिस है, ये वाला गलत प्रैक्टिस है, इस तरह के गलत प्रैक्टिस है। एक्चुअली वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ आपको जल्दी से ख़त्म करूँ, क्योंकि सारी बातें बताने में आपको वीडियो का लेंथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप हो सकता है इंटरेस्ट लूज कर दें, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। स्लिंग सेफ्टी में ये बहुत ज़रूरी है। स्लिंग क्रेडल स्लिंग इस प्रकार से आप, ये बास्केट हिच है, यहाँ भी बास्केट हिच है, 2 साइड में लगाया गया है। यहाँ चोकर हिच है, यहाँ डबल चोकर, इसको डबल बास्केट बोलते हैं, डबल चोकर नहीं है, डबल बास्केट है। इस तरह से लगाया गया। यहाँ 4 स्लिंग का मदद से उठाया जा रहा है, यहाँ पे 2 चोकर के मदद से उठाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये बेस्ट प्रैक्टिसेज में आता है। स्लिंग सेफ्टी के हिसाब से ये सब सही काम है। इसको बोलते हैं रिगर स्टैंड्स टू द साइड ऑफ द लोड। साइड में खड़ा होना है, इसका लोड का नीचे में नहीं रहना है। तो इसको गाय वायर बोलते हैं, गाय रोप बोलते हैं। गाय रोप से उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्विंग होने लगा ये, तो ये आदमी खींच करके इस लोड को, सस्पेंडेड लोड को कंट्रोल कर सकता है। और नहीं तो ये हो सकता है इस स्विंग के चलते आदमी को चोट लग जाए इस तरह से। ये नीचे में लोड का तो बिल्कुल ही खड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। यहाँ पे देखिए रोप डैमेज हो सकता है, किस प्रकार से। नॉर्मल वियर है, हो सकता है बर्ड केजिंग हो गया हो, है ना। बर्ड केजिंग लोड को पटक देने से बर्ड केजिंग बन जाता है उसमें।
एब्रेसिव भी है, घिस जाने से खराब हो जाता है बोट का रस्सी कभी कभी। मैकेनिकल डैमेज, कहीं पे घर्षण से खराब हो गया हो, कहीं कट गया हो तार, तो इस तरह से मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। रोटेशनल डैमेज, ट्विस्ट हो गया हो तार, है ना, इस तरह से। हीट डैमेज, कहीं पे वेल्ड स्पॉट हो या कहीं कुछ जल गया हो तार। लोहा में भी जलने का काम होता है, जल जाता है तार कभी कभी। सो हीट डैमेज अगेन, एब्रेडेड, घिस जाना, है ना। बेंडिंग फटीग, बेंडिंग मतलब मुड़ जाने से जो फटीग होता है। कोरोजन, जंग पकड़ लिया हो, खास करके फेरुल के पास में, इस तरह से तो खराब हो जाता है। पॉप्ड वायर, तार ही निकल करके पूरा जो स्ट्रैंड है वो बाहर आ गया हो, इस प्रकार से खराब हो जाता है। डू नॉट यूज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ये डिसाइकल है, ये ऑबलोंग लिंक बोलते हैं इसको। तो ये ऑबलोंग लिंक है, इस प्रकार से इसको कनेक्ट करते हैं लोड से। तो डू नॉट यूज दिस टाइप ऑफ चेक। देयर इज नो क्रैक or fracture. Check SWL is displayed on the legible. SWL पढ़ा जाना चाहिए। Check cycle for the sign of stretching or elongation. ये कहीं निकल तो नहीं गया है या स्ट्रेचिंग तो नहीं हो गया है, कभी कभी ओवर स्ट्रेचिंग हो जाता है। Check cycle is not twisted or kinked. Check cycle is not grounded, cut or nicked. कहीं पर इसमें दाग धब्बा ना हो, मतलब गड्ढा ना हो, कहीं मशीनिंग ना किया हुआ हो, इस प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। चेक साइकिल फॉर द साइन ऑफ द हीट डैमेज। चेक द पिन्स fit properly and are correct size. So that's it, my friend. If you take care of the safety at the workplace, then definitely you will stay out of danger. And the best practices tells you that you will stay safe, stay happy, and take care of the rigging instructions that has been taught uh, throughout this video, and stay happy. थैंक यू वेरी मच। आप बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का यूजफुल वीडियो हमेशा मिलते रहे और हमारे साथ ट्यून्ड रहें आप। धन्यवाद प्रेजेंटेशन के अंत तक बने रहने के लिए। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।